तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के 4 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं ना। मात्र ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछ जाते हैं। कौन कहता है फिजिक्स में 100% फिक्स टॉपिक नहीं होते? होते हैं भैया, बस ढूंढने वाला चाहिए। देखो, ये 100% गारंटीड क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो। चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन्हीं 4 क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप खुद ही देख सकते हो ये सब कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इस चैप्टर पर पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया भैया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, 100% गारंटीड ये क्वेश्चन है। और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। तो हमारी लिस्ट में देखा जाए तो चारों क्वेश्चन में से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में लगातार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। तो यहां पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम हम जानेंगे, लेकिन नियम को जानने से पहले हमें यह जानना होगा भैया ना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आखिर होता क्या है। जैसे नियम तो हम समझ लेंगे, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को तो समझ लो क्या होता है। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले हम समझते हैं क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब किसी धातु की सतह पर, देखो ये कोई धातु की सतह है, ठीक है, ये क्या है? ये है धातु की सतह। हम नाम भी दे देते हैं धातु की सतह। ठीक है, अब भैया धातु की सतह है तो इसमें क्या होंगे? इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिगर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप नियम लिख देना बहुत है। ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है ना, तो इस धातु की सतह पर एक प्रकाश आकर गिरा तो क्या होगा? इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलेंगे बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, यही है भैया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है या गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन कुछ नियम कानून है भैया, कब ये गिरेगा, कब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इसके कुछ नियम हैं, वो जान लो। तो यहां पे हम देखेंगे, ध्यान से समझो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। मतलब इसको वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने इस नियम को दिया था। उन्होंने क्या कहा? देखो अब यहां पे नियम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्न है। सबसे पहले उन्होंने बताया किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी धातु की सतह से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर है ना, वो इस आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी तीव्रता से ये प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरेगा, उतनी ही तीव्रता से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मतलब इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर इस आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ना, इनकी जो गतिज ऊर्जा है ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, समझ में आया? तीव्रता चाहे जैसी भी हो, जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो सेम ही रहेगी।
तीसरा देख लो भैया, तीसरा नियम क्या है, ध्यान से समझ लो। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि जो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन हमारे निकले हैं, इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ना, इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ेगी। अगर इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया। चौथा देख लो भैया, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और ये आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। देखो, ये न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर इस प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी, मतलब देहली आवृत्ति से कम होगी ना, तो इस धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। मतलब इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये नियम है। ठीक है, एक और 5 नंबर देख लो, स्टेप बस हो गया ये हमारा। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। मतलब जैसे ही ये प्रकाश धातु की सतह पर गिरेगा, तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसके धातु की सतह पर गिरने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई भी समय का गैपिंग नहीं होता है, तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये हमारा अगला नियम है। तो ये 5 नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, पांचों को आप याद कर लेना। भैया पीडीएफ चाहिए तो शुभम लेक्चरर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, देखो वहां पे आपको मैं 99 में एक सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा हूँ, पूरा क्रैश कोर्स भी हमारा है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर कॉल करना, 9918 332305 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं भैया, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यानी कि हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और मैं ये भी कहूंगा आपका 3 नंबर समझ लो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ये भी हमारे इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होगा जो इसके बाद वाले चैप्टर का होगा, 13 नंबर। ठीक है, बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है भैया, ये भी विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है। तो भैया द्रव्य तरंगे क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको लिखना है। तो ध्यान से देखो, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे इनको भी कहते हैं, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो हम किस लिए हैं भैया, ठीक है, बताएंगे और अभी जस्ट बताएंगे। देखो ध्यान से, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे। देखो सन 1922 में डी ब्रॉगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई प्रत्येक कण चलता है तो वो भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। मतलब उन्होंने बताया जब कोई कण चलता है तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, एक वेव की भांति व्यवहार करता है। आगे देखो, इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है, मतलब द्वैत प्रकृति सिर्फ प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि ये द्रव्य कणों में भी होती है। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, देखो गतिमान कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि से तरंग संबद्ध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी कण किसी माध्यम में चलता है ना, तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इन तरंगों को ही हम द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र यानी कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा भैया, कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको बताया था। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। ये होता है
द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे हमारे होशियार जो हैं वो कहेंगे सर जी लैम्डा क्या है, ठीक है, एच क्या है, एम क्या है, वी क्या है, ये सब बता दीजिए। तो चलो बता देते हैं भैया। लैम्डा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, क्या है, डी ब्रोगली या द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। एच है भैया प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। एम है कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। वी है कण का वेग, कण का वेग। भाई इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है, उठाकर खा लो। अब एक फॉर्मूला और होता है इसका, जैसे चूंकि P इक्वल टू एम बी होता है, आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे, चूंकि संवेग जो P होता है, P इक्वल टू हमारा होता है एम बी, P इक्वल टू एम बी होता है, ये होता है, ठीक है। तो एम बी की जगह पर P भी रख सकते हैं, तो हमारा नया फॉर्मूला आएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है, एच अपान पी। और ये हमारा हो जाएगा भैया दूसरा वाला फॉर्मूला। पी क्या है, अब यहां पे पी जो है भैया ये संवेग है, पी जो है इसको बोलते हैं इंपल्स यानी कि संवेग, ठीक है भैया। तो यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, लैम्डा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, एच है प्लांक नियतांक, एम है कण का द्रव्यमान, वी है कण का वेग। अब चूंकि पी इक्वल टू एम बी होता है तो एम बी की जगह पर पी रख सकते हैं, तो हमारा ये वाला भी फॉर्मूला आ जाएगा। और फाइनली हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। ये भी 3 नंबर में आता है भैया, मिस मत करना नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर चलें, अरे चलेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं भैया, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। चलो इसको भी समझ लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इजी है, मैं तो इसको बिल्कुल इजी मानता हूं। और देहली तरंगदैर्घ्य होता क्या है, देखो ध्यान से। अभी जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, उस वाले फिगर को मैं लेकर आता हूं और इसी से संबंधित है हमारा देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अभी मैं 2-3 डेफिनेशन आपको यहां पे बता दूंगा। देखो, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वो अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। मतलब इस आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। अपनी भाषा में बता रहा हूं, एकदम सरल भाषा में। देखो, आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से है, उस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। अब देखो, देहली तरंगदैर्घ्य को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा 0 से, तो लिख दो इसे लैम्डा 0 या लैम्डा नॉट भी बोल सकते हैं, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा वो भी समझ लो। लैम्डा 0 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से समझना, सी अपान म्यू नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट, ये हो गया भैया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे भैया सी क्या है, तो सी तो आपको पता ही है भैया, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, ये होता है सी। और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है। अब एक काम मैं करता हूं, थोड़ा सा और चीजों को समझ लो। ये जो फिगर है ना, ये जो आपका ये फिगर है, इस फिगर की सहायता से मैं 2-3 डेफिनेशन और बता देता हूं। देखो, एक आपने देहली तरंगदैर्घ्य का डेफिनेशन समझा कि आपतित प्रकाश की वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। देहली आवृत्ति क्या होती है, देखो, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। अब कार्यफलन क्या होगा, देखो, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके,
कार्यफलन कहलाएगा। बस हो गया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव तो मैंने आपको बता ही दिया था इसी वाले फिगर से, ठीक है। तो भाई सब हलवा है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, मैंने बताया जो चीजें आप समझो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें अपना टॉप रेटेड 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये 2014, 17, 22, 23 में आ चुका है। देखो सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, कोई ऐरे गहरे क्वेश्चन नहीं है कि मैं सड़क से उठा कर ले आया हूं। इन सारे क्वेश्चन का एक अपना लेवल है, ठीक है। उस लेवल के मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, तो नाम से ही स्पष्ट है, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो देखो दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब जब दो हल्के नाभिक मिलते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसी घटना को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। अब देखो संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। मतलब जब संलयन होता है ना, तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, वो जो प्राप्त द्रव्यमान होता है वो मूल नाभिक जिससे प्राप्त किया गया उसके द्रव्यमान से कम होता है, तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। और जो कम होता है ना, उसके बराबर ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जैसे उदाहरण देखो, दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये खास है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम 1H2 के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आप लोग देखो, नाभिकीय संलयन जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम जो है हल्का नाभिक होता है, इसके दो नाभिकों का हम लोग संलयन कराएंगे। तो इस ड्यूटीरियम का फॉर्मूला होता है 1H1 प्लस 1H2 होता है, 1H2 प्लस 1H2, ठीक है। इन दोनों के संलयन से, इन दोनों हल्के नाभिकों के संलयन से क्या बनेगा, एक 1H3 बन जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1H1 हो जाएगा, और प्लस 4 MeV ऊर्जा मुक्त होगी, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका नामकरण कर देते हैं भैया। दो हल्के नाभिक हैं जिसका नाम है ड्यूटीरियम, दोनों का नाम ड्यूटीरियम ही होगा, ठीक है। तो ड्यूटीरियम के दो हल्के नाभिकों के परस्पर संलयन से हमने एक ट्राइटियम, एक भारी नाभिक का निर्माण कर दिया है। इसी घटना को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब आपसे कहा गया था सीधे सीधे कि संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान, ये जो संलयन से प्राप्त नाभिक है ट्राइटियम ना, इसका द्रव्यमान इस संलयन करने वाले नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, इसीलिए यहां पर उसके बराबर ऊर्जा मुक्त हो जाती है ताकि बैलेंस हो सके। और ये आपका हाइड्रोजन है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पे दो हल्के नाभिक ड्यूटीरियम के संलयित हुए हैं और एक भारी नाभिक ट्राइटियम बना है, इस घटना को हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। ऐसे अब क्या करेंगे, थोड़ा और भारी नाभिक बनाएंगे, तो इस ट्राइटियम का फिर से हम इस ड्यूटीरियम के साथ संलयन कराएंगे, तो एक भारी नाभिक और बनेगा। देखो ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जो कि भारी नाभिक है। तो देखो क्या करेंगे, अब ट्राइटियम जो हमारा था 1H3, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे ड्यूटीरियम से दोबारा, तो हमने रिएक्शन करा दिया 1H2 से। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हीलियम का नाभिक बन जाएगा 2He4, ठीक है, और प्लस 0N1, और प्लस ऊर्जा मुक्त होगी 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हो गया। तो हमने क्या किया है, पुनः हमने क्या किया, ट्राइटियम का नाम दे दो ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम का ड्यूटीरियम के साथ संलयन पुनः करा दिया हमने, ड्यूटीरियम पुनः करा दिया, तो हमारा हीलियम का नाभिक बन गया, हीलियम,
ठीक है, और ये ऊर्जा मुक्त हो गई। तो भैया यही भारी नाभिक बन गया हीलियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम के साथ नाभिक के साथ संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो ट्राइटियम का ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कराया तो हीलियम नाभिक हमारा बन चुका है। तो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है हमसे बताना भाई, हम हैं तो क्या गम है। तो आज मैंने आपको बता दिया क्लास 12 फिजिक्स का 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉप रेटेड हाई रेटेड गबरू वाले क्वेश्चन। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना अगर मेरी बात मानना तो। ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, इन 4 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना भैया। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिख देना फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।